वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर समरनोफ के कमरे में घुस गई। कमरे की बत्ती गुल हो गई। पोशाली ने दरवाज़ा खोल दिया और हम समरनोफ की लाश को घसीट कर इसके कमरे में ले गए। दरवाज़ा बंद करके पोशाली ने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा, ये तुमने क्या किया पोशाली? वो गुस्से से फंकारती हुई बोली, इस हरामी ने मुझे देख लिया था। वो शोर मचा सकता था, मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं लपक कर इसकी गर्दन दबोच सकती। मैं इसको आधे सेकंड का मजीद वक्फा देती तो वो शोर मचा देता। खुदा जाने कमबख्त अचानक बाहर क्यों निकल आया था। मैंने झुककर समरनोफ की लाश को देखा। वो खून में लथपथ पड़ी थी। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। वो मर चुका था, मगर सीने में जो गोली लगी थी इसके जख्म से खून अभी तक उबल रहा था। पोशाली ने बेचैनी से अंधेरे में ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। पलट कर धीमी सरगोशी में कहने लगी, मैं अगर फायर न करती तो सिक्योरिटी गार्ड अब तक यहाँ पहुँच चुके होते और हमारा यहाँ से ज़िंदा बच निकलना नामुमकिन होता। मैंने पूछा, हमें अब क्या करना होगा? समरनोफ तो मर गया है, अब हम आहिनी सेफ का कॉम्बिनेशन कहाँ से हासिल करेंगे? पोशाली ने रिवॉल्वर अपनी पतलून के साथ रगड़ते हुए कहा, अगर यहाँ से वापस चले जाते हैं तो कल हम सब से पूछगछ होगी। हो सकता है सफारत खाने के सुराग रसानों को यहाँ कहीं से हमारी उंगलियों के निशान मिल जाए। अब अगर हम सफारत खाने में जाते हैं तो बच नहीं सकेंगे, हमें यकीनन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दीवार पर भी हमारी उंगलियों के निशान पड़े हैं, हम कहाँ कहाँ इन्हें साफ करेंगे? फिर तुम क्या सोचती हो? मैंने पूछा। कमरे में घूप अंधेरा छाया हुआ था। मुझे पोशाली की सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अंधेरे में मुझे देख रही थी। इसने मेरे बाजुओं को जोर से पकड़ा और बोली, हम इसी वक्त हमला करेंगे, मेरे साथ है। और इसने दरवाज़ा खोल दिया। रहदारी की धीमी रोशनी में निकलते ही वो फर्श पर औंधे मुंह लेट गई और इसने कोहनियों के बल रहदारी में रेंगना शुरू कर दी। पोशाली एक फैसला कर चुकी थी और इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया था। अब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं भी तेज़ी से रेंगता हुआ इसके पीछे चला गया। राहदारी खाली थी। सफारत खाने के सामने वाली गेट की जानिब से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं साकित हो गया। पोशाली भी रेंगते हुए रुक गई, फिर तेज़ी से पीछे हटकर मेरे करीब आई और अपना मुंह मेरे कान के साथ लगाकर बोली, ये सिन्हाली गार्ड्स की आवाज़ है। वो पहरा देते हुए कभी कभी होशियार होशियार का सिन्हाली में नारा लगाता है, मेरे पीछे आओ। हम रहदारी की दीवार के साथ लग कर रेंग रहे थे। मैं इस सारे इलाके से वाकिफ था। आगे जाकर रहदारी इस तरफ घूम जाती थी जिधर निचली मंजिल को जाने वाली सीढ़ियाँ थी और जहाँ पोशाली की इतला के मुताबिक रात को 2 सिक्योरिटी ऑफिसर पहरे पर होते हैं। जहाँ रहदारी बाएं तरफ घूम गई थी वहाँ छत के साथ बल्ब जल रहा था। अब यह खतरा सामने था कि किसी भी वक्त कोई सिक्योरिटी ऑफिसर इधर आ सकता है। पोशाली रेंगती हुई दीवार के साथ लगकर वहाँ जाकर रुक गई जहाँ रहदारी घूम जाती थी। इसने सर जरा आगे निकाल कर देखा और फिर पीछे घिसटती हुई मेरे करीब आकर उंगली से इशारा किया, जिसका मतलब था कि वहाँ सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। हम मौत के पेट में आ गए थे। पीछे एक लाश भी छोड़ाए थे। मैं पोशाली के पाँव के करीब रेंग कर आ गया था। खुला चाकू मेरे हाथ में था। पोशाली कोहनियों के बल आगे बढ़ी। इसने सर बाहर निकाल कर दूसरी जानिब देखा, फिर खुदा जाने कहाँ से जैसे एक बिजली से लपकी वो तड़प कर राहदारी के दरमियान में आकर दोनों टांगे फैलाकर खड़ी होगी। रिवॉल्वर दोनों हाथों में लिया और ठक 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 ऊपर तले 3 फायर कर दिए। साथ ही वो तेज़ी से बैठ गई और जिधर फायर किया था उधर को लपकी। मैं इसके पीछे पीछे गया। यह देखता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड की लाश फर्श पर दोहरी पड़ी है। नीचे दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की एक ही गोली ने ताला खोल दिया। हम लाश को साथ ही लेकर तहखाने में आ गए। आगे एक ड्योडी थी, इसके आगे दीवारों के साथ शेल्फ लगे थे जो छत तक चले गए थे। यहाँ ट्यूबलाइट्स रोशन थी। पोशाली यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। पोशाली मुझे लेकर समरनोफ की मेज़ पर आ गई। हमने इसकी दराजों के एक पिफल तोड़ डाली और फाइलों और खुफिया कागज़ों को देखना शुरू कर दिया। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ नहीं था। इसके आने का धड़का लगा हुआ था। वो किसी भी वक्त आ सकता था। अचानक पोशाली तड़प कर तहखाने के दरवाजे की तरफ लपकी। इसने दीवार वाले सॉकेट के डब्बे को खोलकर बड़ी एहतियात से अलार्म की तारों को अलग कर दिया। मैंने कहा, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? पोशाली ने कहा, समरनोफ के कागजात को देख देख कर फेंकते हुए बोली, कुछ मालूम नहीं। इसका मतलब था कि किसी भी वक्त वहाँ हमारा पाँव किसी बारूदी सुरंग में पड़ सकता था। अब मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा था कि पोशाली में एक दलेर कमांडो जैसी जहानत और दूरंदेशी नहीं। वो जज्बात की लूह में बहती हुई मुझे भी अपने साथ एक ऐसी जगह ले आई है जहाँ कदम कदम पर ज़मीन के अंदर बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। हम किसी भी वक्त पकड़े जा सकते थे और इसके बाद शायद हमारी लाशें भी गायब कर दी जाती और सफारत खाने वालों से कोई नहीं पूछ सकता था। पोशाली फाइलों और कागजात में सियाहिनी सेफ के ताले का कॉम्बिनेशन तलाश कर रही थी और सीढ़ियों में सिक्योरिटी ऑफिसर का खून बिखरा हुआ था। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अगर आ जाता है तो फिर हमारी खैर नहीं थी। अगर अलार्म नहीं बोलता तो वो एक फायर करके सफारत खाने के सब लोगों और दूसरे गार्ड्स को बेदार कर सकता है। मैंने पोशाली के करीब जाकर कहा, खुदा के लिए वक्त ज़ाया न करो, यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। सेफ के ताले पर फायर करो, शायद खुल जाए। आईनी सेफ दीवार के साथ कोने में लगा था।
पोशाली जल्दी से सेफ के पास आई, रिवॉल्वर की नाली को सेफ के गोल हैंडल नुमा ताले के साथ लगाए और ट्रिगर दबा दी। गोली फौलादी ताले से टकराई तो ज़्यादा आवाज़ बुलंद हुई। इस आवाज़ ने हमारे आसाब को झंझोड़ कर रख दिया। ये ख़तरे के अलार्म की आवाज़ थी जिससे सारी इमारत गूंज उठी। पोशाली ने करीब आते खतरे से बेनियाज होकर सेफ के आईनी दरवाजे को खोलने के लिए झटका दिया, मगर सेफ बंद थी। मैंने चिल्लाकर कहा, यहाँ से निकलो। हम दरवाजे की तरफ दौड़े, मगर अब ऊपर लोगों के भागने और एक दूसरे को आवाज़ें देने का शोर बुलंद हो रहा था। फिर सीढ़ियों पर तेज़ी से उतरते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी और एक फायर हुआ। मैं और पोशाली छलांग लगाकर सीढ़ियों के पीछे हो गए। यूं ही पहला आदमी दरवाजे के पास नमूदार हुआ। पोशाली के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली इसके सीने में पवस्त हो गई और वो लड़खड़ा कर गिरा। इसके हाथ में सब मशीन गन थी। इसके बाद दरवाजे में से हम पर फायर आने लगे। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, मगर अफसोस पोशाली के रिवॉल्वर में ज़्यादा गोलियां नहीं थी। जब हमारी तरफ से कोई फायर ना हुआ तो ड्यूटी वाले दरवाजे की ओर से 2 सिक्योरिटी गार्ड छलांगे लगाकर कमरे में कूदे और एकदम से फर्श पर लेट गए। उन्होंने धड़ाधड़ फायर खोल ली। गोलियां मेज़ के परखचे उड़ाने लगीं। 2 और सिक्योरिटी गार्ड्स छलांग लगाकर अंदर घुस आए और उन्होंने हमें हाथ खड़े करने का हुक्म दे दिया। हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने पोशाली की तरफ और पोशाली ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में पुरज़म चमक थी। इसका रिवॉल्वर खाली हो चुका था। इसे आखिरी दम तक यकीन था कि वो वहाँ से निकल जाएगी, वरना वो खुदकुशी के लिए गोली रिवॉल्वर में ज़रूर बचा कर रखती। गार्ड्स ने हमें निहत्था देखा तो हमारे हाथ खड़े करने का भी इंतज़ार न किया और हम पर पल पड़े। 1 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने हमें अपने काबू में कर लिया। इस वक्त तक मजीद सिक्योरिटी गार्ड्स और गैर मुल्की सफ़ीर और इसके अमले के आला अफसर भी शबखाबी के लिबास में नीचे आ चुके थे। सफ़ीर का सर बीच में से गंजा था और वो काफ़ी मामर था। इसने हम दोनों को घूर कर देखा और फिर आईनी सेफ के पास जाकर इसका जायज़ा लिया। अपनी ज़ुबान में इसने सिक्योरिटी गार्ड के कमांडर को कुछ कहा और अपने एहलकारों के साथ तेज़ी से ऊपर चल दिया। हमारे हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दिए। जिन हालात में हम पकड़े गए थे वो नाकाबिले यकीन और बेबस कर देने वाले हालात। ऐसे हालात में कोई जादूगर ही दुश्मन के नरगे से निकल सकता था। सिक्योरिटी कमांडर ने मेरा चाकू और पोशाली का रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने हमारी तलाशी ली। पोशाली की जेब से नायलॉन की रस्सी बरामद हुई। ये बात बड़ी गनीमत थी कि बॉल पॉइंट ट्रांसमीटर अपने साथ नहीं लाए थे। दोनों ट्रांसमीटर बॉल पॉइंट हमने पोशाली के फ्लैट में इसके पलंग के गद्दे के नीचे रख दिए थे। इसकी वजह यह थी कि हमने अपने एजेंट की हिदायत के खिलाफ ये ऑपरेशन किया था और जाहिर है हमें इससे राब्ता पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि पोशाली का फैसला जज्बाती था और हमने इस ऑपरेशन पर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया था। पोशाली को और मुझे पहचान लिया गया था। हम दोनों इसी सफारत खाने में मुलाजिम थे। हमें इस तहखाने से भी नीचे एक तारीक कोठरी में धकेल कर दरवाज़ा मुकफ़ल कर दिया गया। अंधेरे में हम एक दूसरे को देखने की कोशिश करने लगे, मगर यहाँ बहुत तारीकी थी। पोशाली ने जैसे दांत पीसते हुए कहा, सेफ में 2 अलार्म लगे हुए थे। मैंने पूरी रिसर्च नहीं की थी। मैंने आहिस्ता से कहा, हो सकता है यहाँ खुफिया माइक्रोफोन नस्ब हो। पोशाली खामोश रही। इसने अंधेरे में मेरे कान के करीब मुलाकर कहा, कुछ भी हो जाए हमें ज़ुबान नहीं खोलनी होगी। हम इन लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। मैं चुप रहा। मैं बहुत कुछ सोच रहा था। मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात ने जैसे यलगार कर रखी थी। पोशाली एक बार फिर अपने होंठ मेरे कान के करीब लाई। ये हमें किसी कोर्ट में पेश नहीं करेंगे। हमारी खबर किसी को मालूम नहीं होगी। हमें गैर मुल्की सफारत खाने में कैद हैं। सफारत खाना इस मुल्क का छोटा सा हिस्सा होता है और वहाँ मुकामी पुलिस दाखिल नहीं हो सकती। वहाँ इस मुल्क का अपना कानून चलता है जिसका सफारत खाना होता है। अगर ये लोग हमें कत्ल भी कर दें तो बाहर की दुनिया को कानो कान खबर भी नहीं हो सकती। इस एतबार से हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अब तक इन लोगों को समलनूफ के कत्ल का भी इल्म हो गया होगा। मुझे यकीन था कि लोग हमसे पूछकर ज़रूर करेंगे, अभी हलाक नहीं करेंगे। वो हमें अजियतें देते हुए हलाक करेंगे। मैंने पोशाली के कान के करीब मुंह ले जाकर सरगोशी में कहा, हम हरगिज़ ये नहीं बताएंगे कि शांकिया प्लान का ब्लूप्रिंट चुराने आए थे। मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा इस बात से था कि अगर पोशाली ने या मैंने कह दिया कि हम सफारत खाने के आईनी सेफ से यूरेनियम की खुदाई वाले प्रोजेक्ट के सिलसिले में ब्लूप्रिंट उड़ाने आए थे तो कुदरती बात थी कि लोग हमें भारतीय हुकूमत के हवाले कर देते और फिर मेरा सारा भेद खुल जाता और मेरा मुस्तकिल मिशन तहस नहस होकर रह जाता, बल्कि मेरे साथ ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। ये बात भी मैंने सरगोशी में पोशाली को समझा दी। आखिर हमने इनके इतने आदमियों को कत्ल कर दिया है। वो ये कभी तस्लीम करने को तैयार ना होते कि हम चोरी की नीयत से तहखाने में आए थे। अगर हम चोरी करने आए होते तो हमें 7 नोफ के क्वार्टर में जाकर इसे मौत की नींद सुलाने की क्या ज़रूरत थी। जासूसी के इल्ज़ाम से हम बच ही नहीं सकते। अभी नहीं ये तासुर देना था कि हमें एक अमरीकी ने बहुत से डॉलर देकर सेफ में से सारे कागजात निकाल कर इसके हवाले करने के लिए कहा था। मैंने पोशाली के कान में सरगोशी की, हम कहेंगे कि अमरीकी का नाम हम नहीं जानते। वो हमें साहिल समंदर पर मिला था। वो अधेड़ उम्र था, सर के बाल भूरे थे और कांधे चौड़े थे। इसने हमें $5000 एडवांस दिए थे जो हमने खर्च कर डाले। हमें कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ रहता है। इससे आगे हम एक लफ्ज़ नहीं कहेंगे।
ओके, पोशाली ने आहिस्ता से कहा। याद रखना, अगर उन्होंने हमें अलग अलग जगहों पर रखा तो फरार होने की कोशिश ज़रूर करेंगे और अपने एजेंट से राब्ता पैदा करेंगे। भारी कदमों की आवाज़ आई, फिर दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। बाहर सी हल्की सी रोशनी आ रही थी। दरवाजे में से एक गार्ड ने राइफल सीधी की और पहले पोशाली का निशाना लेकर फायर कर दिया। मैं बौखला सा गया, क्या वो हमें शूट कर रहे हैं? राइफल में से बारूद के धमाके की बजाय ठक की आवाज़ निकली और इसके साथ ही पोशाली दूरी हो गई। वो मेरे साथ ही लगकर बैठी थी, कोई शय इसकी रान पर लगी थी। इसके साथ ही राइफल से फिर वैसी आवाज़ निकली और इस दफ़ा मेरी रान पर कोई शय ज़ोर से टकराई। मैं फ़ौरन समझ गया ये ट्रैंकुलाइज़र है, बेहोशी का इंजेक्शन जो राइफल की नाली से निकलकर मेरी रान में घुस गया था। बेहोशी की यह दवा इस कदर ज़ोर असर थी कि मेरी ज़ुबान भारी हो गई और फिर मुझे होश न रहा। पोशाली मुझसे पहले ही बेहोश होकर मेरे ऊपर गिर चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ खबर नहीं। जब होश आया तो मैंने आहिस्ता से आंखें खोल कर देखी। मैं लकड़ी के फर्श पर लेटा हुआ था, मेरी आंखों के पपोटे अभी तक बोझल थे। पहला एहसास मुझे ये हुआ कि मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं थी। मेरे ऊपर बांस की डहलानी छत थी जिसके अंदर से नारियल की शाखें नीचे निकली हुई थी। मेरा जिस्म शल हो रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, पोशाली मेरे करीब ही फर्श पर सीधी पड़ी थी। इसे अभी तक होश नहीं आया था। मैं कोशिश करके उठकर बैठ गया। अब मुझे अपने एक पाँव में पड़ी हुई लोहे की जंजीर नजर आई। ये जंजीर कंक्रीट के खंबे से बंधी हुई थी जो इस छोटे से लकड़ी की दीवारों वाले कमरे के वस्त में छत के साथ लगा हुआ था। ऐसी ही एक जंजीर पोशाली के पाँव के साथ भी बंधी हुई थी। हमारा लिबास वही था जिस लिबास में हम गिरफ्तार हुए थे। मेरा सर चकरा रहा था। मैंने सर को दोनों हाथों में थाम कर कमरे का जायजा लिया। इस कमरे की सिर्फ एक खिड़की थी जिसमें लोहे की सलाखें लगी हुई थी। दरवाज़ा बंद था। खिड़की में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी और बाहर कुछ दरख्तों की शाखें हवा में लहराती नजर आ रही थी। दिन की रोशनी फीकी फीकी सी थी, जैसे बाहर आसमान पर बादल छाए हुए हैं। कमरे में लोहे की एक कुर्सी के सिवा और कोई शय नहीं थी। मैंने आहिस्ता से पोशाली को हिलाया। 2-3 बार हिलाने से पोशाली ने आंखें खोलकर मुझे देखा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उठकर बैठ गई मगर इसे चक्कर आ गया और इसने अपना सर हाथों में थाम लिया। मेरे खुदा, इसने उर्दू में कहा, ये कौन सी जगह है? मैंने खिड़की की तरफ देखकर कहा, ये इन लोगों का सफारत खाना नहीं है। मेरा ख्याल है ये लोग हमें किसी वीरान जगह पर ले आए हैं। यहाँ हमसे पूछगछ की जाएगी। मैंने एक बार फिर पोशाली को ताकीद की कि वो किसी हालत में भी चांकिया प्लान का नाम न ले, क्योंकि फिर ये लोग हमें भारतीय पुलिस के हवाले कर देंगे और इस तरह पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। पोशाली ने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखा। इसकी आंखों में नाकाबिले शिकस्त अज़म की झलक दिखाई दे रही थी। इसने सिर्फ इतना कहा, मैं मर जाऊंगी, चांकिया प्लान का नाम नहीं लूँगी। बरामदे की लकड़ी के फर्श पर फौजी जूतों की आवाज़ बुलंद हुई। फिर दरवाज़ा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हो गए। दोनों खाकी वर्दी में थे, दोनों स्यारंग थे। वो मुझे हबशी लगे मगर इनके नथने और नट चौड़े नहीं थे। जिस्म घुटे हुए थे और इनमें से एक ऊंचा लंबा था। दोनों ने सिरों पर फौजी कैप पहन रखे थे। कमरे में दाखिल होते ही ऊंचा लंबा सियाफाम आदमी हमसे 5 कदम के फासले पर आकर रुक गया। इसकी कमर से पिस्तौल लटक रहा था। कांधे से स्टेन गन लगी थी। पेटी के साथ एक लंबा शिकारी चाकू चमड़े की नियाम में बंद था। दूसरा स्टेन गन तान कर इसके पीछे खड़ा था। ऊंचे लंबे सियाफाम आदमी ने अंग्रेजी में कहा, मेरा नाम बोचर है, खड़े हो जाओ। इसकी भारी और सपाट आवाज़ में सर्द मोहरी और तहुक्म था। पोशाली अपना निचला होंठ दांतों से काट रही थी। मैं गर्दन पर हाथ फेरने लगा। बोचर ने गरज कर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अंग्रेजी जानते हो, खड़े हो जाओ। इसने होलिस्टर से पिस्तौल निकाल कर नाली का रुख हमारी तरफ कर दिया। मैं और पोशाली खड़े हो गए। हमारे जिस्म पर अभी तक बेहोशी का असर था और पाँव पर ठीक तरह से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सियाह फाम वाउचर वाकई कोई वाउचर ही लगता था। इसने एक हाथ उठाकर अपने पीछे इशारा किया। इसके पीछे जो हबशी स्टेन गन ताने खड़ा था। इसने पीछे घूमकर देखा। अब एक और वर्दी पोश सियाह फाम अंदर दाखिल हो गया। इसके एक हाथ में आग बुझाने वाला सिलेंडर था और दूसरे हाथ में नीले रंग के कपड़े थे। वो बोचर के करीब आकर खड़ा हो गया। बोचर ने दूसरा हुक्म दिया, अपने कपड़े उतार दो। मैं दम बखुद सा होकर इसका मुंह तकने लगा। इसने ट्रिगर दबा दिया। पिस्तौल का धमाका हुआ और गोली मेरे पाँव के बिल्कुल करीब फर्श पर धंस गई। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। बोचल ने कड़क कर कहा, तुमने सुना नहीं, कपड़े उतारो। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, मेरे साथ एक खातून भी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी ये जुमला मेरे मुंह में पूरी तरह नहीं निकला था कि बोचल ने आगे बढ़कर मेरे जबड़े पर इतनी ज़ोर से मुक्का मारा कि मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मेरे होंठों के किनारे से खून जिसने लगा, मेरा जबड़ा सुन हो गया। 2 आदमियों ने मुझे पकड़ कर खड़ा किया। जिस आदमी के पास आग बुझाने वाला सिलेंडर था, इसने इसकी नोज़ल का रुख मेरी तरफ कर दिया और इसके साथ ही मेरे जिस्म पर किसी जरासीम कुछ दवाइयों के फुहार पड़ने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरा सारा जिस्म शराबूर हो गया। इसी तरह पोशाली के जिस्म पर फुहार डाली। बोचल ने इशारा किया। दूसरे आदमी ने नीले कपड़े हमारी तरफ फेंक दिए। बोचल ने तहुक्माना लहजे में कहा, इन्हें पहन लो। ये खद्दर की किस्म के मोटे कपड़े के 2 लिबादे थे जिसमें कोई बटन वगैरह नहीं था। मैं और पोशाली ने जल्दी जल्दी लिबादे पहन लिए।
وہ لوگ فوراً باہر نکل گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ ہم فرش پر بیٹھ گئے۔ میں نے پوشالی کی طرف کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ پوشالی کا چہرہ پتھر کی طرح خاموش اور سنگین تھا۔ وہ بند دروازے پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ میں نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ہم سے پوچھ گچھ کا پروگرام طویل ہے۔ پوشالی نے آنکھیں سلاخ دار کھڑکی کی جانب اٹھائیں اور بولی، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا، ناریل کے درخت نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے ہم لنکا میں ہی۔ پوشالی نے چھت کی طرف دیکھا، جنہوں نے ہمیں پکڑا ہے یہ ان لوگوں کا ملک نہیں ہے، ضرور ہم کسی دوسرے ملک کے کسی جنگل میں ہیں۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے یہاں کی حکومت سے جنگل میں کوئی فارم لے رکھا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سیاسی دباؤ کے تحت یہاں کی حکومت نے ان لوگوں کو یہ رعایت دے رکھی ہو کہ وہ اس قسم کی سرگرمیاں یہاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ آخر یہ ایک بڑی طاقت کا سفارت خانہ ہے۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ہمیں ہندوستان نہ پہنچا دیا گیا ہو، لیکن جب تک ان لوگوں کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ ہم جنگیہ پلان چرانے وہاں آئے تھے، وہ ہمیں بھارتی حکومت کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی تک تو انہیں یہی یقین تھا کہ ہم ان ملک کے خفیہ راز چرانے طے خانے میں آئے تھے، کہ ہم نے کسی کے کہنے پر سفارت خانے میں نوکری کی تھی اور سفارت خانے سے ہم کون سے راز چرانا چاہتے تھے۔ ابھی تک تو ان کے ملک کی نیشنل سیکورٹی کا معاملہ تھا، ہمیں بھارتی حکومت کے حوالے کرنے کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ باہر خاموشی تھی، کسی وقت کسی پرندے کے بولنے کی آواز آ جاتی تھی۔ پوشالی کہنے لگی، یہ سیاہ فام لوگ کہاں سے آ گئے؟ ان کی شکلیں یہاں کے سنہالی لوگوں جیسی نہیں ہیں، یہ حبشی بھی نہیں ہیں۔ میں نے سر کھجاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے یہ کرائے کے سپاہی ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ لاطینی امریکہ کے کسی ملک کے رہنے والے ہیں، ان کا انگریزی بولنے کا لہجہ لاطینی امریکہ کے لوگوں جیسا ہے۔ پوشالی نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں کوئی بہت زبردست اور خفیہ انٹروگیشن سینٹر قائم کر رکھا ہے۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، ابھی تک ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ میرا تعلق ترکستان سے، میں انہیں بتانا بھی نہیں چاہوں گی۔ ان کے پاس ہمارے شناختی کارڈ کی جو فوٹو کاپیاں موجود ہیں، ان پر ہمیں سری لنکا کے باشندے ظاہر کیا گیا ہے۔ میرا نام ڈی گارسیا ہے، میرے آبا و اجداد ہالینڈ سے آ کر لنکا میں آباد ہو گئے تھے۔ تم تامل عیسائی ہو، تمہارا نام ڈیوڈ پلے ہے، مگر تم سنہالی زبان نہیں بول سکتے، یہ بات تمہارے حق میں نہیں جاتی۔ میں نے جلدی سے کہا، میں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری پرورش تامل ناڈو میں ہوئی ہے اور میں جوان ہو کر یہاں آیا تھا اور اب میں سنہالی کے الفاظ سمجھ لیتا ہوں۔ پوشالی نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جن لوگوں نے ہم سے پوچھ گچھ کرنی ہے وہ دنیا کے عیار ترین جاسوس مانے جاتے ہیں اور ان کے پاس جدید ترین آلات ہیں۔ میں نے پوشالی سے کہا، ان لوگوں کی اذیتوں اور ٹارچر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں۔ پوشالی نے اپنی اور میرے پاؤں میں بندھی ہوئی لوہے کی زنجیر کی طرف اشارہ کیا اور بولی، فرار ہونا آسان نہیں ہے، پھر ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم بھاگنے کی کوشش کریں گے، ہماری سلامتی اسی میں ہے۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرا خیال ہے ہمیں راتوں رات بے ہوشی کی حالت میں یہاں لایا گیا ہے، نہ جانے وقت کیا ہوگا۔ میں نے کہا، میرے خیال میں دن کے 10 بجے کا ہوگا۔ باہر بادلوں میں ہلکی ہلکی گرج پیدا ہوئی۔ پوشالی نے سر جھکا لیا، میں پھر سر جھکا کر گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ میرا اس طرح پکڑ لیا جانا میرے حق میں زہر قاتل تھا۔ مجھے اپنی اغوا کا ڈھونگ رچا کر دلی سے بھاگے ہوئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ جو ڈرامہ میں نے کھیلا تھا وہ اپنی جگہ پر ایک مکمل ڈرامہ تھا اور اس کی روح سے میں 3 ماہ بھی ہندوستان سے دلی سے دور رہ سکتا تھا۔ میں جب بھی واپس جاؤں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب اپنے اغوا کرنے والے کی قید سے بھاگ کر نکل سکا ہوں۔ سب سے زیادہ جو بات مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ چانکیہ پلان کا مشن ادھورا رہ گیا تھا، جس کی خاطر میں نے یہ سارا ڈرامہ کھیلا تھا۔ آئینی سیف ہم سے نہیں کھل سکی تھی، ہم چانکیہ پلان کا پرنٹ نہیں نکال سکے تھے، جس کی میرے ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے بے حد ضرورت تھی۔ میں نے پوشالی سے کہا، ہمارے بال پوائنٹ ٹرانسمیٹر تمہارے فلیٹ کے بیڈ روم میں ہے۔ اگرچہ تم نے سفارت خانے والوں کو غلط ایڈریس بتایا تھا، لیکن اگر وہ کسی طرح ہمارے فلیٹ میں پہنچ گئے تو دونوں ٹرانسمیٹر انہیں مل جائیں گے اور سفارت خانے کے نقشے بھی۔ پوشالی نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اب بھی ہمیں ایجنٹ ہی سمجھ رہے ہیں، وہ کسی دوسرے ملک کے لیے ان کو خفیہ راز چرانے ان کے سفارت خانے میں آئے تھے۔ میں نے کہا، کاش اپنا کوئی ایجنٹ ہماری کوئی مدد کر سکتا، مگر وہ ایک ایجنٹ ہے، اس کے پاس کمانڈو فورس نہیں۔ پوشالی نے پرعزم لہجے میں کہا، ہمیں اپنے ایجنٹ سے کوئی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے، اس کا دائرہ کار محدود ہے۔ جب کوئی ایجنٹ پکڑا جاتا ہے تو لیڈر ایجنٹ اسے اس کی تقدیر کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہمیں خود یہاں سے زندہ بچ نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ میں اپنے منتشر خیالات میں گم ہو گیا۔ پوشالی کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ اب یہ ہمیں الگ الگ رکھیں گے اور علیحدہ علیحدہ ہم سے پوچھ گچھ کریں گے۔ مجھے روسیوں کے تشدد کا تجربہ تھا، کیا تم گھبرا تو نہیں جاؤ گے؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم پاکستان کے سچے مجاہد اور سرفروش ہو۔ تم مر جاؤ گے مگر اپنے ملک کے تحفظ پر آنچ نہ آنے دو۔ میں نے گردن بلند کی اور پوشالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پاکستان کے لیے میں نے اپنی جان بیچ رکھی ہے۔ پوشالی کی آنکھیں یکدم چمک اٹھی، مجھے تم سے یہی امید تھی، میں پاکستانی نہیں ہوں، مگر اسلام نے مجھے پاکستان سے وابستہ کر رکھا ہے، میں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے جینا اور مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، کوئی آ رہا ہے۔ برآمدے میں بھاری قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔
दरवाज़ा ज़ोर से खुला। 3 सियाह-फाम फौजी अंदर दाखिल हुए। 2 के हाथों में स्टेन गन्नें थी और 1 के हाथ में नायलॉन की रस्सी का गुच्छा था। उन्होंने स्टेन गन्नों की नोक से हमें बाहर निकलने का हुक्म दिया। मैं समझ गया कि पूछगछ या तशद्दुद का सिलसिला शुरू होने वाला था। पहली बार वहाँ से बाहर निकलकर हमने देखा कि वो जगह नारियल, ताड़ और सागवान के ऊंचे ऊंचे दरख्तों में घिरी हुई थी। आसमान पर बादल छा रहे थे। घास में से एक पगडंडी करीब ही एक खपरेल की डहलान छत वाली बैरक की तरफ चली गई थी। हमें इसी पगडंडी पर चलाया जा रहा था। बैरक के आगे एक छोटा सा बरामदा था। ये बैरक भी ज़मीन से 3 फीट ऊंची मचान पर बनी हुई थी, जिस तरह के जनूब मशरिक़ एशिया में कॉटेज और बैरकें बनाई जाती हैं। बैरक के दरवाजे पर चिक गिरी हुई थी और बाहर एक काला फौजी स्टेन गन लिए पहरा दे रहा था। चिक उठाकर हमें कमरे में धकेल दिया गया। ये लकड़ी के फर्श वाला कुशादा कमरा था, जिसमें सामने एक बड़ी मेज़ के पीछे ऊंची कुर्सी पर एक सफ़ेद फाम चेहरे वाला आदमी बैठा सिगार पी रहा था। वो भी किसी गुमनाम मुल्क की फौजी वर्दी में था। वो भैंसे की तरह हट्टा कट्टा था और गर्दन शानों में फंसी हुई थी। हमें इसके सामने ले जाया गया। इसने इशारे से अपने आदमियों को बाहर जाने को कहा। दरवाज़ा बंद हो गया। अब वहाँ हम तीनों के सिवा और कोई नहीं था। मेरे और पोशाली के हाथ बंधे हुए थे। वो आहिस्ता से कुर्सी से उठकर कदम कदम चलता हमारे करीब आकर मेज़ के किनारे पर बैठ गया और हमारी तरफ कहरनाक और शफाक आंखों से घूरने लगा। इसकी आंखों में एक सर्द मोहर मकनातीसी कशिश थी। इसने जेब से सिगरेट केस निकाल कर खोला और मेरी तरफ बढ़ाकर अंग्रेज़ी में कहा, तुम सिगरेट पीते हो, मैं जानता हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।